आइटम नंबर 16 श्री जी किशन रेड्डी, अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हाँ, मैं आप विराजें, आपके नेता बोल रहे हैं। 1 मिनट बशीर भाई विराज। सर प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा सर प्लीज। सर, आई डू नॉट हैव एनी क्वाम। समय देंगे जब बिल पर डिबेट होगी। नहीं सर, सर ये एकदम सर बिंदु पे सर। हाँ, एकदम बिंदु पे। आई डू नॉट हैव एनी क्वाम टू ओपाइन दैट दिस इज ए रिग्रेसिव लेजिस्लेशन. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. Sir, I am not yielding, sir. I am not yielding, sir. Please, no, I am not yielding. ऐसे नहीं चलेगा। मेरा बात सुन लीजिए। 1 मिनट में आप बोले। मेरा बात सुन लीजिए आप। जगदीश, ये बिल कहीं पर भी इस देश की, जरा सुनिए तो। 1 मिनट बैठ जाए। ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। मगर आप घुसपैठियों की चिंता कर रहे हैं। सर, लेट मी फिनिश माय व्यू को लेट मी फिनिश माय व्यू। सर, लेट मी फिनिश। सर, in the year 1947, the date 22nd January, Pandit Jawaharlal Nehru had presented historic objectives resolution, which was adopted. And in the subsequent stages, the objectives resolution always act for the shaping of our constitution. And the ideal of the resolution was reflected in our constitution, which was later in the year 1976 got amended. And it was surmised and it was summarized into the aims and objects, which I can say that we, please listen to me, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. In this Constituent Assembly, 26 November 1940, sir, please, आप डिस्टर्ब करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सर, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो कहाँ जाएंगे? अरे गृहमंत्री जी, हमें रक्षा करो। ये सदन को ये बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है। इसके मेरिट्स पर चर्चा नहीं हो सकती है। और जैसे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, स्वराष्ट्र मंत्री जी, आप हमें रक्षा करो। आप उन्नाव वालों के संभालने नहीं सका, उन्नाव के पीड़ितों को बचाने पर दिलाना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी क्षमता से परे है। बिल के कंटेंट पर अभी चर्चा नहीं होगी। बिल जब लेकर आऊंगा तब जो पूछेंगे सबका जवाब दूंगा। मगर जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, नियम पढ़ो। 1 मिनट, तब सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। बिल पर आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा और एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। वॉकआउट मत कर जाना। परंतु अभी मान्यवर, एक सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। इसके कंटेंट पर चर्चा नहीं हो सकती।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बैठे, एक मिनट बैठे, एक मिनट बोले। मेरा ये कहना है, मैं किसी सदस्य को रोक नहीं रहा। नहीं नहीं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, आपको भी बोलने का मौका दूंगा, लेकिन सुनो मेरी बात। ये नियम प्रक्रिया आपने बनाई है, इसमें जो कंटेंट्स लिखा हुआ, मैंने भी पहले कहा था, मैं कई बार मौका देता हूं। आप बिल पर जब डिबेट होगी तो आपकी जितनी चर्चा, जितने सदस्य मानना बोलना चाहेंगे, सब सदस्यों को बोलने का मौका देंगे। इसमें आपको अधिकार है, आप इसमें मत विभाजन भी करा सकते हैं पारित होने के उस विधेयक पूरे स्थापित पे। तो अपना विषय संक्षिप्त में रख दें, बाकी बिल डिटेल पर रख देना। दादा आपको इजाजत नहीं दी अभी, आपको नहीं अभी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस नियम के तहत? ये व्यवस्था का प्रश्न है। कौन सा पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नियम 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 अंडर रूल 72(1). एक मिनट दादा, अभी व्यवस्था दे रहा हूँ। अभी सर आप बोलने की व्यवस्था दे रहा हूँ। अभी को मौका दिया मैंने। मंत्री जो बता, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन Sir, in this constituent assembly, we do. हाँ, एक अधीर, आपको मैं मौका दूंगा, पहले इनको मौका दूंगा। हाँ, but on a point of order, I am saying that what the Home Minister said is not right. A person may oppose the bill per se. He must give some reasons for opposing the bill. Only if a substantive question of law is involved, when the jurisdiction of the House is called into question, full discussion will be called for. But I can oppose a bill per se without any detailed. So what the Home Minister is saying is not right. He is giving a wrong interpretation of the rules of the House. He is giving a wrong interpretation. Maybe he is new. 7:1 स्पष्ट है। ये नया है हाउस विधेयक चर्चा, आधी चर्चा है विधेयक पर, चर्चा होगी, सब लोग अपना मत रख सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। अभी इसकी विधायी क्षमता, विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। अधीर रंजन जी एक मिनट माता दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कहना, आप तो पूरा भाषण हो आपको। सर कुछ वक्त पहले सर, अरे आप कुछ नहीं जानते, बेकार रुकते हो। Very clear. If it is out of the legislative competence, बेकार बोलते they can हो। oppose it. It is within the legislative competence. 72(1) says, if the motion to leave introduce the bill is opposed, Speaker, if he thinks fit, after permitting the brief statement, ये क्या बोल रहे हैं? सर, आप ये क्या हो रहा है? Member who wrote the motion may without further debate put on the question. Provided that, sir, सुनिए sir, provided that where motion is opposed on the ground that bill initiate the legend outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit the full. ये outside the permission क्या है सर? इसको तो पूरा डिबेट कर रहे हो। इसको तो सिर्फ इंटरेक्शन होना या नहीं होना, इतना ही होना चाहिए सर। If it is out of the legislative competence, then let him say that. मंत्री जी माननीय, प्लीज आप सब बैठ जाए। हाँ माननीय, देखो माननीय सदस्यगण, एक मिनट बैठे, एक मिनट देखे, एक मिनट। हाँ दूंगा, एक मिनट सबको दूंगा, सबको मौका दूंगा। आप जितना बोलना चाहें सबको मौका दूंगा। मैं कह रहा हूं कि नियम प्रक्रिया एक बना रखी है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से आपकी उसके विषय के लिए मैं हमेशा आपको मौका देता हूं। कभी मैंने मौका देना नहीं किया। आप पॉइंटेड बात कर दें, अगर पॉइंटेड बात नहीं बोलेंगे तो फिर पॉइंट आपको पूरे स्तर पर पूरा जवाब भी सुनना पड़ेगा कोई माननीय मंत्री जी का, ये भी सुन ले फिर। हाँ, फिर आप इस जितना विषय बोलेंगे उतनी देर जवाब भी सुनना पड़ेगा, ये भी विचार कर लें। एक सर प्लीज बोले, क्या हो रहा है सर? ये अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, Sir, 10 years, for the past 10 years, more than 10 years, the Sri Lankan Tamils, they are Christians are there, Muslims are there, other people are there, saying more than 10 years. So some deficiency should be corrected by the Home Minister. That is my. माननीय अध्यक्ष जी, फिर से मेरिट पर चर्चा हो रही है। मेरा इतना ही कहना है, We are opposing the movement. सदन की विधायी क्षमता पर ही अभी चर्चा हो सकती है कि सदन के पास अधिकार है या नहीं है कि इस बिल पर चर्चा हाथ में ले। ये जो कह रहे श्रीमान बालू जी, अधीर रंजन जी, वो मेरिट्स में जा रहे हैं।
जब डिस्कशन होगा मैं विधेयक पर चर्चा शुरू करूंगा, मुझे सुनने के बाद उनको भी बोलने का मौका मिलेगा, सब लोग अपना पक्ष रखे, मैं जवाब भी दूंगा, उसके बाद में सदन निर्णय करेगा। मुझे लगता है कि पुरस्तापित करने की समय पर ये सारी चीजों की चर्चा नहीं इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये सदन की कॉम्पिटेंसी का सवाल नहीं है, ये बिल के मेरिट्स पर चर्चा करें। It's a half-packed motion. It's a half-packed motion. That is why it has to be fulfilled. हाँ, एक मिनट सर, ये एक अमेंडमेंट है हिंदुस्तान की एक बड़ा विषय पर। तो मैं जो पढ़ रहे थे वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, वो क्या अच्छा नहीं लगता आपको? मैंने कहा था वी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली on 26 November 1949 do hereby adopt and enact and give us the constitution। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल को ठोकर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप आक्रमण कर रहे हैं। तो ये तो हमारा संसदीय नहीं साहब, हमारा लोकतंत्र की ढांचा है। Sir, I rise to आप भाषण मत दें। एनके प्रेमचंद्रन जी, एक मिनट। Sir, I rise to oppose the introduction of the Citizenship Amendment Bill 2019 on specific grounds as right. एक मिनट, आदिर्दा सर, स्पीकर सर, ये पॉइंट ऑफ स्पीकर सर, सर आई एम ऑन माई लेग सर, आई एम ऑन माई लेग सर। आपको भी नहीं जाए दीजिए। अब एक मिनट, एक सेकंड। स्पीकर सर, बालू जी प्लीज सब बैठ जाए एक बार। हाँ, एक मिनट। Speaker sir, I am opposing on the grounds, sir. Number one, sir, I am fully abide by the rulings of the Honorable Speaker, and what the Honorable Home Minister has rightly pointed out. Yes, we are challenging the आप legislative. बैठो ना माननीय सदस्य। बैठे भैया। आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया पूरा विषय, तो मैंने आपको बोलना इसी विषय पर दिया ना। Sir, I am challenging. एक मिनट। हाँ, अधीर रंजन जी, एक मिनट में आप बात करें। That the preamble of the Constitution has engraved the basis of our democratic fabric, and any deviation from it would render any statutory enactment not only nugatory but also unconstitutional. Whether it is the Constitution that is expounded or the constitutional validity of statute that is considered a cardinal rule is to look to the preamble to the Constitution as the guiding light. The preamble embodies and expresses the hope and aspiration of the people. So Article 5 to 11 of the Constitution deals with the Citizenship and Citizenship Act was thereafter drafted, keeping in mind the guidelines Act fixed and prescribed by the Constitution itself. The concept of citizenship cannot be read in isolation, but has to be read extensively with the articles enunciated in our Constitution itself. Sir, कहाँ मैं बाहर बात करते हैं? The amendment goes against the essence of Article 5, 10, 14 and 15 of the Indian Constitution. Article 5 deals with the citizenship of the commencement of the Constitution, and Article 10 deals with the continuance of the rights of citizenship. The aforementioned articles define and protect the right of the citizenship of Indians, which is in serious threat if the said amendment is sought to be brought. Article 14 guarantees equality before law. Article 15 protects every person discrimination on the pretext of religion, race, caste, sex, place of birth, and any of them. Yes, Article 11
Amit Shah ji, Article 11 of the Constitution further रास्ता देख रहे हैं। empower the Parliament to legislate on citizenship, बोलने दो। but it has to be borne in mind that the said legislation is subject to Article 13, which envisages an express bar to legislation inconsistent with the fundamental rights guaranteed under Part 3 of the Constitution. आप बोलिए आइन मंत्री जी कहाँ गलत किया? इनके प्रेमचंद्रन जी, अब आपको भी पूरा मौका दे दिया। That is why, sir. आप और सदस्यों को मौका देंगे। इनके प्रेमचंद्र जी। Thank you, Mr. Speaker, sir. To bring into the house. Thanks. Because it is legislative, हाँ। it is diversionary, it is exclusionary, and it will harm the integrity and unity. Thank you very much, Speaker, sir. एक मिनट रुक जाएं। Sir, I fully abide by the ruling of the Honorable Speaker, as well as the Honorable Home Minister has already spoke about the legislative competence of the bill. Sir, we are challenging the legislative competency of the bill. Our main point, that is why we are discussing. I am not going to the merits and history of the case. It is entirely different. So the first point is, this is the first time in the legislative history of India that in order to acquire the citizenship, one of the main factor is the religion. See, clause 2, clauses 2 and 6 violate the right to equality guaranteed under Article 14 of the Constitution, as it provides differential treatment to the illegal migrants on the basis of the religion. Sir, sir, please, I will not even name the religion even, please. And this is the number, Article 14 is the heart and soul of the fundamental rights, Chapter 3 of the Constitution. सबकी व्यवस्था दूंगा आपको भी। Yes, and number two, sir, and number 2. आप नंबर 2 नहीं, आप पीके कुनल को दीजिए। Sir, I will, one second. आप जिस विषय पर बात से फिर मेरी बात भी सुन ले आप। एक मिनट, आप मेरे विषय में, आप जब डिबेट किताबें वो करना चाहते हो तो टू डू पॉइंट बोलो, मैं सबकी व्यवस्था आपको दूंगा, ठीक है ना? लेकिन आप इस बिल के डिटेल पर वर्णन नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, बोले आप। So second point is, the clauses violates Article 25 and 26 of the Constitution, as the right to religion is applicable to all persons, including non-citizens. All persons, including non-citizens. Not only to the citizens, the right to religion under Article 25 and 26 is applicable to all persons who are residing in India, including non-citizens. And number 3, sir, the bill violates the basic structure and features of the Constitution envisaged in the preamble of the Constitution, as entitlement of citizenship based on religion is against the secular fabric of the country. And the fourth one, the provisions in clause 4 are self-contradictory, as one provision makes the other provision redundant. And the last one, sir, the statement of objects and reason is not clear, ambiguous, as it does not explain the rationale behind differentiating between illegal migrants on the basis of religion they belong to. Sir, so if it goes to the court of law, definitely the court will struck down the law. So the parliament, this house has no legislative competence to discuss on this bill. Hence I oppose the introduction of the bill. Thank you very much. सर, एक मिनट, जो एक बात विषय आ गया है सदन में, उसको रिपीटेशन नहीं करें। कहीं से बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। Sir, the noise from this side is और so strong जिनका नोटिस है उन्हीं को बुलाया जाएगा, कोई हाथ नहीं खड़ा कर जिनका नोटिस के अलावा। Sir, why the objection so much from this side? The noise is so strong from this side. Why is that? The ruling party should understand that, because what they are doing is totally against the Constitution. आप तो विषय में बात करो ना। Totally against, sir. It is against the. Yes, sir. It is against the. आप विषय में बात करें। Yeah. The bill is utter violation of Article 14. That is what everybody has to say, that the government should withdraw. Okay. The government should. Sir. One word. Sir, one word. It is a violation of Article 14, the fundamental right. Sir, they are naming one community, one particular community, that to the majority community of this nation, the Muslim community. They are naming.
and saying that, नहीं, शौकत राय जी, sir, they naming and saying that they will not be. आपने रूल का अध्ययन कर दिया, आप शौकत राय जी। not be. हाँ, वो आपने बता कहीं दिया। पर भी मुस्लिम कम्युनिटी को नेम नहीं किया गया है, सर, ये सत्य नहीं है। No, sir, I say, sir, they have named 1, 2, 3, 4, 5 communities and they excluded one community. Sir, that is in a technical manner. It is equivalent to saying one community. मुस्लिम नहीं होता है, बहुत सारे exclude होते हैं। No. कहीं पर भी मुस्लिम का नाम नहीं है भाई, हाँ, वो स्पष्ट कर दिया आपने। कहीं पर भी नाम नहीं है। आप इस तरह से बिल के प्रोविजन को तोड़ मरोड़ कर नहीं रख सकते। शौकत राय जी, कंप्लीट कर दिया आपने। शौकत राय जी, आप Sir, it is, sir, let me say, it is almost equivalent to saying that one particular community will not be given. Everybody knows that. Yes. How can you say that in this house? So far it has not happened. So far it has not happened here. जाति धर्म की शौकत राय जी, Sir. शौकत राय जी, आपने विधान की बात रख दी, मैंने शौकत राय जी। স্যার কে এই কি বলছো ফালতু কথা বক্তৃতা দিতে পারো না বসো যাও Sir, I rise to oppose the Citizenship Amendment Bill, its introduction under Rule 72, one of the rules of procedure. Sir, this is the book, but I do not refer to only the book. This is 72:1. I think that the Home Minister, being new to this house, is not fully familiar yet with the rules of procedure. There is nothing, I have not used any unparliamentary word. I am only saying that he is 6 months into this house, he is not yet aware of the rules. What does the rules say? It is very relevant. Sir, 8 seconds. If the motion, क्या? सर आप क्या बोला? ये क्या बात? मैं कुछ खराब बोला? काम ज्यादा है, सर थोड़ा हाउस को ऑर्डर में लाइए। सर थोड़ा हाउस को ऑर्डर में लाइए। ये लोग मारेंगे क्या मुझे? जवाब देना, मैं मौका दूंगा। आओ मारो। सर ये कोई तरीका हुआ? आप बोलना चाहते हैं? 1 मिनट, इनकी बात सुन। 1 मिनट। हाँ, मैं इनको मौका दूंगा इनके बाद। सर आई कैन स्पीक नाउ। अरे माननीय वरिष्ठ अभियुक्त जी, आपको मौका दिया। मोशन पर मैं एक्सपर्ट कौन सा करना है देख लूंगा, आप चिंता मत करो। Which have done, the Speaker, after permitting brief statements from the member who opposes the motion, may without further debate put the question. So, opposing is per se suo motu. It does not need any reference to legislative competence. Number 2, there is a proviso, provided that where a motion is opposed on the ground that the bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon. Sir, I also refer to Kaul and Shakder, 7th edition, pages 618 and 619. अब देखिए पूरा डिटेल लिखा है कि कैसे बिल को अपोज किया जाए। मैंने पढ़ लिया। सर मैं अपोजिशन का नोटिस दिया, 10 बजे के अंदर दिया। मैं कारण भी दिखाया कि क्यों मैं ये बिल को मैडम इंट्रोडक्शन अपोज करता हूँ। सर मुझे आपसे ये कहना है, विनती करना है कि आज संविधान बड़ा संकट में है। जो अम्बेडकर साहब
जवाहरलाल नेहरू मारेंगे क्या? मारिए, आइए, यही तो कर सकते। मारिए, आइए, आइए, मारिए, 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 संकट, मारिए, आइए, आइए, बोलिए। ठीक है, कोई काम नहीं है सर। सर माननीय सदस्य, सर, प्लीज एक मिनट बैठे। हाँ। आप भी बैठ जाएं। आपने जो सबने नोटिस दिया हुआ मैं बढ़ के सुना दूंगा, आप नोट करना। इस नोटिस के इतर मत बोलिए। आप नोटिस देते हैं, मैं नोटिस को पढ़ता हूं। हाँ, आपने 1 मिनट में, दादा 1 मिनट, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ना, मैं व्यवस्था दे रहा हूं आपको। 1 मिनट में मैं व्यवस्था दे रहा हूं आपको। हाँ, मैं नोटिस दे रहा हूं। अधीर रंजन जी चौधरी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। अभी NK प्रेमचंद्रन जी 14, 25 और 26, PK कुटुर 14, प्रोफेसर शौकत राय आर्टिकल 14, ET मोहम्मद बशीर आर्टिकल 14 और 15। M आरिफ जी ने कोई कारण नहीं दिया, बिना कारण के बोला भी नहीं जाता। श्री गौरव गोगोई जी आर्टिकल 5, 10, 14 और 15। शशि थरूर जी 14 और हाँ, एक मिनट, हाँ, 1 मिनट, मैं आपका नाम लूंगा जब आप बोलना। 1 मिनट, सब सुन ले एक बार मेरी बात को। अब जब कानून की बात करें तो फिर कानून की बात पर ही करें आप। जब आप सब कानून की, मैं अभी तक आपको मौका देता था कानून की विपरीत भी। अगर आप कानून से बात करना चाहते हो सदन, तो कानून से चल जाएगा अभी सदन। अभी रुको, 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। नहीं, आपको मौका नहीं दिया। मत दो इनका जवाब। कोई नोट किसी का अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य जो बैठे बैठे बोल रहे हैं, कोई सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहा। 1 मिनट, 1 सेकंड, हाँ बैठ जाए। अब आप जो बोलना चाहते हैं, सोगराई जी आर्टिकल 14 पर सभी लोगों ने विषय आर्टिकल 14 पर बोल रहे हैं। 1 मिनट तुम्हारा मौका देंगे। आर्टिकल 14 बोल दे, मैं आर्टिकल 14 निकाल देता हूं। सर, मैं आर्टिकल 14 को सेवा भी, उसको छोड़ के भी एक पॉइंट उठाया, वो पढ़ने दिया जाए। सो लेट मी फर्स्ट रीड आर्टिकल 14। सर, यही चलेगा हाउस में? हम लोग को मारेगा क्या? सर, Article 14 says the state, sir, the Article 14 says the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Now, if any person includes any community, if any community is left out of the purview of law, it is violative of Article 14 of the Constitution. This is what I was saying. Further, I heard the Home Minister 4 months ago in this House. He said, हमारा स्लोगन है एक विधान, एक निशान, one country, one nation. Sir, please come. Sir, it was said. It was said while abrogating Article 370. Sir, मुझे बोलने दिया जाए सर. Sir, while abrogating Article 370 relating to Jammu and Kashmir, it was said कि one nation, one law. So no separate law for Kashmir. Now you are bringing a law. You are saying that the areas included in the 6th schedule of the Constitution belonging to Meghalaya, Mizoram, Nagaland will not form part of the law. Also, the areas under the inner line permit, they will also be excluded. Now, the Home Minister proposing one law for rest of the country,
one law for the 6 scheduled areas, one law for the inner line permits. That's why, let me, sir, अभी मैं कंप्लीट कर दूं, इसको पढ़ के छोड़ दूंगा। पढ़ दिया आपने? केवल इतना ही पढ़ेगा। हाँ। इतना, सर, under Rule 72(1) of the Rules and Procedure, I beg to oppose the introduction of the Citizenship Amendment Bill 2019. The grounds for opposition are following. One, the bill is divisive and unconstitutional. It violates Article 14 of the Constitution, which ensures equality before law of all persons. This law is against everything that our founding fathers and Dr. Ambedkar envisioned in the Constitution of India. Para 2, the bill, by leaving out the tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the 6th schedule, इसमें क्या गलती क्या हुआ? ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर नहीं जानते हैं। हम ये कागज जो माननीय सदस्यगण, अरे नोटिस दिया हुआ, माननीय सदस्यगण, अरे माननीय सदस्यगण, सर इसको पढ़ने, हाँ बैठ गए। अरे मिनिस्टर उठ के रुकावट डालेंगे, इति मोहम्मद बशीर बात होगा। माना दादा इनको बशीर Sir, thank you very much for giving me this opportunity. Sir, respecting the Honorable Speaker's direction, sir, I am not entering into any other provision of the Act. So what I am saying in brief is, sir, I am very sorry to say, sir, in the history of this House, which made tremendous loss, this is a dark day because this is the first time an enactment is coming dividing the people to Muslims and non-Muslims is a shame to the nation. Sir, I would like to say, sir, Article 14 of the Constitution, sir, equality before law, equality. अध्यक्ष एक मिनट माननीय सदस्यगण, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। गृह मंत्री जी ने इस बिल की मंशा को आप सबको बता दिया है। विराजे, एक मिनट आप विराजे, मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। हाँ, सिट डाउन। उन्होंने इस बिल की मंशा के बारे में एक संक्षिप्त में आपको दे दिया और आर्टिकल 14 और 15 भी मेरे पास है, दोनों भी, ठीक है ना। 14 में तो 2 लाइन लिखी है, पढ़ के सुना दूं सभी सदस्यों को। नहीं, मैंने तो सबको ले लिया। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इस पर जब, एक मिनट सुने, हाँ, एक मिनट सदस्य, जब इस पर डिटेल चर्चा होगी बिल पर, अब आप माननीय सदस्य बिल की मेरिट पे तो नहीं बोल रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। आप मेरिट क्यों बिल नहीं लाया, विधेयक लाया जाए, पुरस्तावित क्यों नहीं है, इस पर बोले ना। आप तो डिबेट पर भाषण कर रहे हैं। आप सो गए दादा हो। हाँ। अध्यक्ष महोदय, अभी तक उत्तर पूर्वांचल को लेके किसी ने भी नहीं बात रखी। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कह रहा है कि उत्तर पूर्वांचल के राज्य को आर्टिकल 371 A, B, C, F, G के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है। ये बिल उन सारे प्रोविजंस को उल्लंघन करता है, असम अकॉर्ड का ये उल्लंघन करता है, पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करता है, इसलिए इसके विरोध में है। शशि थरूर जी, एक मिनट, शशि थरूर जी, I am opposing the Parliament's legislative competence to address and pass this bill because it is an assault on the foundational values of our republic, sir. The nationalist movement did not divide on ideological grounds or on regional grounds or geographical grounds or linguistic grounds. It divided on one simple principle, sir. Should religion be the determinant of our nationhood? The fact is, sir, those who said that religion should determine nationhood
They formed Pakistan. That was the idea of Pakistan. And Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, Maulana Azad, they all said Asauddin Owaisi religion ji. cannot determine nationhood. Our Asauddin nation is a Owaisi land ji. for everybody, sir. That is why this is violative of the fundamental structure of the Constitution of India. It betrays the preamble, sir, which is given you a notice that the preamble constitutes an integral part of the basic structure. That is violated. It violates Article 14, as others have pointed out, which applies to all persons, not just citizens. And finally said, enshrines discrimination against the values of our Constitution. I therefore believe we do not have the competence to discuss this bill. It should not be brought forward and introduced. Thank you, sir. सर मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं दूंगा सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, बोमाई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए और आप होम मिनिस्टर को ही बचा लीजिए, वरना क्या होगा कि न्यूरमबर्ग रेस लॉज और इजराइल के सिटीजनशिप एक्ट में होम मिनिस्टर का नाम डेविड बेन गुरियन हिटलर के साथ लिखा जाएगा। आप उसको बचाइए सर। निकाल देगा। माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें जो असंसदीय हो, ऐसी कार्रवाई से निकाल दिया जाए। श्री एस.एस. अहलूवालिया जी, निकाल। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय, अभी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस करने के लिए रखा और हमारे विद्वान साथी अधीर रंजन जी ने इसका विरोध करते हुए इसका अपोज करते हैं। मैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के बारे में बोल रहा हूं महोदय, जो कि मेरे ऊपर भी लागू होता है। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हूं जो मेरे ऊपर भी लागू होता है और मेरे को यह बोलने का पूर्ण अधिकार है। मैं आर्टिकल 5 के बारे में कहना चाहता हूं कि नागरिकता का ये विधेयक किस पर लागू होगा? अरे बहुत ना भाई, बहुत से आमियो माइनॉरिटी राशि, चलो इसमें आर्टिकल 5 का उल्लेख करते हुए जब इन्होंने बात रखी है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
every person who has his domicile in the territory of India, ये उनके लिए लागू होता है। किंतु आर्टिकल 10 जिसके प्रावधान को ही संशोधन करने के लिए गृह मंत्री ने यहाँ पर एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है, वो है आर्टिकल 10, एवरी पर्सन हु इज deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law and may be made by Parliament. पार्लियामेंट में जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो इसका प्रावधान कहां से आएगा? ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और ये हाँ, गृह मंत्री जी प्लीज बैठ जाइएगा, प्लीज। हाँ, बैठ जाइए, नोटिस दिया करो गृह मंत्री जी। हाँ, गृह मंत्री जी, ले बैठ जाओ भाई, प्लीज। गृह मंत्री जी, माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए, गृह मंत्री। आप नो, गृह मंत्री जी आप बैठ जाए भैया, माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य, एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्य, इतना जोश मत खाया करो सदन में। मैंने परमिशन दिए आलूवालिया जी को। और सुनो, हाँ, एक कानून बताऊं मैं आपको। हाँ, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मैं कई बार सदस्यों को, वरिष्ठ सदस्यों को, जब कानून की डिबेट, एक मिनट, कानून की जो डिबेट होती है, हाँ, कानून, एक मिनट, कानून की जब डिबेट होती है, एक मिनट, आपको नहीं बोलने देंगे क्या? अच्छा, आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे क्या? प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबको बोलने की हमेशा अवसर देता हूं। कभी मैंने आपके अवसर को समाप्त नहीं किया, कभी भी किया है समाप्त, कभी पर्याप्त अवसर देता हूं। तो किसको अवसर देना है, किसको अवसर नहीं देना है, कुछ चीजें मुझे तय करने दिया करो। मैं, माननीय सदस्य, आप जोश में बोल रहे हो, आपको ही कई बार नोटिस दिए बिना भी मैं मौका देता हूं, नियमों से परे भी मौका देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री से आग्रह करूंगा इस विषय पर, आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोलना। आपको माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं ये बिल पुरस्तापित करने के लिए खड़ा हुआ, सदन के बहुत सारे लोगों ने नियम 72(1) का उल्लेख करते हुए सदन की कॉम्पिटेंसी के बारे में सवाल उठाए। कॉम्पिटेंसी इस दृष्टि से कि ये बिल संविधान के कई आर्टिकल की मूल भावनाओं को आहत करता है, इसलिए इस बिल पर सदन चर्चा न करे, इस बिल को पुरस्तापित न किया जाए। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये बिल संविधान के किसी भी आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। अब सुनेंगे तो सुने ना। सभापति महोदय, ठीक नहीं है। दादा बैठिए, दादा। सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अरे वो अटल
ले जी। कल्याण दा चलो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार सदन के सभी सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बिल को मैं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूं, वो बिल किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता है। सबसे पहले अनुच्छेद 11 की बात करी। मेरा सबसे आग्रह है कि अनुच्छेद 11 को पूरा पढ़ लें। एक अनुच्छेद 11 का उपबंध में पढ़ना चाहता हूं। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और संपत्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अब सबका इस तरह से नहीं होगा अध्यक्ष जी, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, मेनली लबोलब सबने आर्टिकल 14 का उल्लेख किया है कि आर्टिकल 14 वायोलेट हो रहा है। मैं थोड़ा सदन के सामने आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहता हूं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये है आर्टिकल 14। अब मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया हूं, इसमें कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का अधिकार इससे आहत होता है, परंतु मैं सबके सामने मेरी एक बात रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता। एकदम जवाब मत दीजिएगा, मुझे ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है मान्यवर कि पहली बार नागरिकता के लिए कोई सरकार निर्णय कर रही है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये ठीक नहीं है। मैं बताता हूं ना। माननीय अध्यक्ष जी, उस वक्त मेरा छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है। मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को रखते, तो ये भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है मान्यवर। 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर प्रताड़ित करने की घटना हुई। मैं जब बिल का जवाब दूंगा, बिल पर ही कर रहा हूं मैं।
आर्टिकल 14 पर ही बोल रहा हूं मैं। नहीं, आपने भी भाषण दिया तो होगा ही। था, आपने भी भाषण दिया था मान्यवर। उसके बाद में युगांडा से आए हुए सारे लोगों को इस देश में कांग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई। तो फिर क्यों युगांडा करा? इंग्लैंड से आए हुए लोगों को क्यों नहीं करा? सब करने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर युगांडा वालों को दिया गया था। दंडकारण्य का कानून लेकर आए, तब भी सबको नागरिकता दी। सिर्फ क्यों उस वक्त भी बांग्लादेश करा 59 में? क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर किया था। मान्यवर श्रीमान राजीव गांधी जी ने आसाम एकॉर्ड करा, फिर से 71 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया। क्यों 71 के बाद के नहीं करे? क्योंकि एक कट ऑफ डेट नक्की हुई तो आर्टिकल 14 वहां अप्लाई नहीं होता था। आर्टिकल 14 वहां पर पूरी दुनिया से आए हुए ले लो भाई 71 से। और मान्यवर ऐसे समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अंदर है। मैं ढेरों संविधान को कोट कर सकता हूं। एक नागरिक यहां से वहां जाकर सिटीजनशिप ले ले, वो ग्रीन कार्ड देते हैं। किसके आधार पर देते हैं मान्यवर? जो ज्यादा निवेश करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, इसको देते हैं। क्या समानता विकसित होती है? क्या नहीं होती है मान्यवर? एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। और कई सारे कानून, इसको छोड़ दीजिए, मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का आर्टिकल 14 का अगर आप जो मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र करते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे मान्यवर? बताइए मुझे। समानता का कानून अप्लाई वहां क्यों नहीं होता है? उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो अधिकार मिला है वो एक सेकंड, वो आर्टिकल 14 वायोलेट करता है क्या? वो एक रीजनेबल, दादा बैठ जाइए दादा बैठ, अब मुझे सुनना पड़ेगा आपको। मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। ये सरकार को 5 साल के लिए चुना है, हमें सुनना पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब यहां पर, अब सुनो ना भाई, अब सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, sit down. माननीय सदस्यगण, प्लीज 1 मिनट। माननीय सदस्य प्लीज, दादा कल्याण जी, माननीय सदस्य मत जवाब देना भाई, आप शांत हुई भाई। बिगाड़ना है, आपको भी बिगाड़ना है। माननीय सदस्य, एक मिनट गृह मंत्री, एक मिनट गृह मंत्री। माननीय सदस्यगण, जब आप माननीय सदस्य सब बोल रहे थे, जब मैं इधर से सदस्यों को सबको चुप करा रहा था, जब इस सदन को अगर चलाना है, अगर गंभीरता से चलाना है तो सवाल करो तो जवाब भी सुनना चाहिए। मैं आपको डिबेट के समय पर्याप्त अवसर दूंगा, ये मैंने आपको बताया है। बीच में कोई मान्य सदस्य गृह मंत्री जी के बीच में न अंकित होगा न उठे, ये मेरा आपसे आग्रह है। मान्य गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, अब जब रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर इस देश में आर्टिकल 14 के रहते ढेर सारे कानून बने हैं, तो यह केस के अंदर एक कानून को लाने के लिए रीजनेबल
क्लासिफिकेशन का आधार क्या है वो मुझे बताना चाहिए। और मैं जब बिल पायलट कर रहा हूं, बिल लेकर आता हूं, तो मेरा दायित्व है कि मैं सदन के सामने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का माननीय सदस्य बात नहीं करें, आधार सदन के सामने रखूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल के अंदर भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। फिर माननीय सदस्य सब जवाब दूंगा भाई। माननीय सदस्य बैठ प्लीज। जाओ ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। माननीय सदस्य आप माननीय सदस्य प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेपाल का भी जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा, मगर बिल जब चर्चा में आएगा तब। अभी स्पीकर करना बंद कीजिए, यहाँ पे चुप रहेंगे। माननीय सदस्य कैसे चल रहा है? प्लीज माननीय सदस्य आप मत करो। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा अपनी गरिमा को बनाए रखें, आप विषय पर न उठे, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं मौका देता हूं। मंत्री जी, वो लखन रेखा क्रॉस कर जाएंगे तो हम लोग भी हम लोग भी नहीं चलेंगे, हम लोग भी करके ही रहेंगे। 5 वर्ष मिनिस्टर रहेंगे और 5 बरस हम लोग अपोज करेंगे। दादा आज दादा जोश में क्यों? दादा संदेश पहुंच गया वहां तक आपका। धन्यवाद। मान्यवर में रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर था। मान्यवर, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है? ये बिल का जो प्रस्ताव लेकर, संशोधन लेकर मैं आया हूं, उसमें भारत की जमीनी सीमाओं से सटे हुए 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। फिर माननीय सबका अपना अपना मान्यवर, इनको सभी सदस्य कह रहे हैं भारत की 106 किलोमीटर जमीनी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। क्या आप, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, उकसाने से कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड की बात है। मैं भूगोल को जानता हूं, इस देश की, मैं इस देश की भूगोल को जानता हूं, मैं यही कहूं। आए अधीर रंजन जी। मान्यवर, माननीय बताता हूं, माननीय बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कैसे बैठ जाए? आज मान्यवर, बैठ कैसे जाए? मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इस देश का 106 किलोमीटर का जमीनी सरहद, आप बिल की मान्य दादा अरे मान्यवर, शायद ये लोग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। मैं क्या करूं? प्लीज मान्यवर, मैं सभी सदस्यों को
आपके माध्यम से विनंती करता हूं कि मेरे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को जरा धैर्य से सुने। सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं, सिर्फ भौगोलिक आधार नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ना। अरे वो भी एक है, वो भी एक है मान्यवर। अब ये जो 3 देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों देश के संविधान को हमने बारीकी से देखना पड़ेगा अगर इस बिल के तत्व को समझना है। अखिलेश जी जल्दी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर इनको इतना है तो रमेश जी, मान्यवर अफगानिस्तान का संविधान, मान्यवर अफगानिस्तान का संविधान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का संविधान, उसका अनुच्छेद 2 पवित्र धर्म इस्लाम, इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब स्टेट का एक धर्म है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसके अनुच्छेद 2 को देखिए, इसमें प्रावधान है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश के अनुच्छेद 2 क में रिपब्लिक राज्य बांग्लादेश का धर्म इस्लाम है। मैं इसलिए ये तीनों पड़ोसी देश के धर्मों का जिक्र करने वाला हूं, कर रहा हूं मान्यवर, क्योंकि ये जो माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मान्यवर में बहुत हो गया माननीय सदस्य। 1 सेकंड, नहीं, प्लीज बैठ जाइए। 1 सेकंड। मान्यवर मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं बिल पर नहीं हूं, बिल की कॉम्पिटेंसी को समझा रहा हूं। अब जब आपके वक्तव्य के अंदर दयानिधि मारण जी लंका का पूछेंगे, जरूर जवाब दूंगा, मगर मैं अभी बिल की वैधानिक कॉम्पिटेंसी के बारे में कह रहा हूं। ये नहीं है, वो नहीं है, चीन, जो दुनिया के जो देश का पूछना है वो पूछ लीजिएगा, मैं सबके जवाब दूंगा। मान्यवर अब आप तो बैठ जाइए सब। मान्यवर ये तीनों जो देश है, ये तीनों देश के संविधान के अंदर वो राज्य का धर्म का जिक्र है। अब पार्टीशन के वक्त शरणार्थियों का यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना हुआ, उस वक्त नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 में। मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा, मगर नेहरू लियाकत समझौते के अंदर उस वक्त दोनों पाकिस्तान थे, पूर्व पश्चिम और भारत, उसके बीच में एक समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपने यहां माइनॉरिटी के संरक्षण की व्यवस्था का गारंटी दिया। दुर्भाग्य से यहां पर इसकी अनुपालना ढंग से हुई और ये तीनों राज्यों के अंदर माइनॉरिटी पर, मैं जब बिल पर आऊंगा तब बताऊंगा मान्यवर, इतने अत्याचार हुए, इतने अत्याचार, और वो अत्याचार के मारे, धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, हिंदू, हाँ मुस्लिम, मानिए आपको भी आप एक प्लीज एक मिनट आदिरंजन जी, शब्द को मत पकड़िए दानिश अली। क्या आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान में मुसलमान पर अत्याचार होगा, बांग्लादेश में मुसलमान पर अत्याचार होगा? कभी नहीं हो सकता। मान्यवर हिंदू, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मान्यवर। 1 मिनट माननीय सदस्य, 1 मिनट। इतने अधीर मत होइए अधीरंजन जी, बैठिए जरा। हाँ बोल रहे हैं। आपको भाषण का समय आएगा,
हो जाओ। एक मिनट मान्यवर, ये सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा। माननीय प्लीज मान्यवर, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। ये बिल जो मैं लेकर आया हूं, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए मान्यवर प्लीज। मान्यवर, जो बिल लेकर मैं आया हूं, मान्यवर जो मैं बिल लेकर आया हूं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर, यहां कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। एक मिनट तुम बैठ जाइए। हाँ प्लीज माननीय, इनका जवाब मत दीजिए आप। मान्यवर, अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, इस देश का विभाजन, माननीय आपका अंकित हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी, आपका अंकित हो रहा नहीं हो रहा होगा। माननीय गृह मंत्री जी, सुनना पड़ेगा सब उनको। चलो प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाओ प्लीज। माननीय सभापति महोदय, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर 6 धर्म समुदाय जिसका मैंने नाम कहा, वो लोग भारत में आए हैं, उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है। दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन, और ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को ये बिल आहत नहीं करता है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ये 3 राष्ट्रों से भी अगर कोई मुस्लिम सज्जन हमारे कानून के आधार पर एप्लीकेशन करता है तो ये देश खुले मन से इस पर विचार करेगा, परंतु उन लोगों को ये जो प्रावधान होने जा रहा है इसका फायदा इसलिए नहीं मिल सकता मान्यवर, क्योंकि उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है। ये निश्चित क्लासिफिकेशन के आधार पर बिल लेकर आया हूं मान्यवर। आर्टिकल 371, एक मिनट प्लीज। मान्यवर, आर्टिकल 371 का जिक्र किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को
ये बिल वायोलेट नहीं करेगा, इसको आहत नहीं करेगा, वो 10 के 10 वहां रहेगा। मान्यवर, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिकल कोट किए गए हैं वो सभी आर्टिकलों का ध्यान रखते हुए ही ये बिल को ड्राफ्ट किया गया है और मैं मानता हूं कि सदन की कॉम्पिटेंसी के परव्यू के अंदर ही ये बिल आता है, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में हाँ डिवीजन। पुनर्स्थापित करता हूं। लॉबी खाली की जाए। लॉबी खाली की जाए।
लॉबी खाली हो गई है। महासचिव। माननीय सदस्यों का ध्यान। माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन से संबंधित विधि की ओर आकृष्ट किया जाता है। मतदान आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और उस स्थान से ही प्रणाली का संचालन करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मतदान बोलेंगे तो मैं महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी, जिसके पश्चात माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिस्प्ले बोर्डों के ऊपर लाल बल्ब जलेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि भी सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की ध्वनि के पश्चात ही 2 बटन एक साथ दबाएंगे। इस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगी कि केवल गोंग की साउंड के बाद ही दोनों बटन दबाए जाएं। प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा वोट बटन और सीट की डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन। यदि आप हाँ कहना चाहते हैं तो हरा रंग का बटन दबाएंगे, नहीं कहना चाहते हैं तो लाल रंग का, और यदि मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो पीले रंग का। गोंग की ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक मैं ये भी बता दूं कि पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच में 10 सेकेंड का अंतर होता है और इस 10 सेकेंड के लिए आपको दोनों बटन दबा के रखने हैं और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब भी उसी के साथ बुझते हैं। तब तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि गोंग की ध्वनि सुनने के पहले उन्होंने बटन दबा दिया हो और दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक दोनों बटन लगातार दबाकर नहीं रखे गए हों। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ स्थापित डिस्प्ले बोर्डों पर अपना मत देख सकते हैं। मत रजिस्टर नहीं होने की दशा में वे पर्ची के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। धन्यवाद। एक सूचना देना चाहता हूं, श्री प्रिंस राज जिन्हें अभी तक विभाजन संख्या आवंटित नहीं हुई है, उनको सीट पर पक्ष विपक्ष में मुद्रित पर्ची अपना मतदान रिकॉर्ड कराने के लिए दी जाएगी। वे पर्ची पर विनिष्ट स्थान पर अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य और दिनांक को स्पष्ट लिखकर और पर्ची पर हस्ताक्षर करके अपनी इच्छानुसार मतदान करें। यदि मान्य सदस्य मतदान में भाग नहीं लेना रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मतदान में भाग नहीं लेना वाली पर्ची की मांग कर सकते हैं। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में अब मतदान। अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। आप गोंग की ध्वनि सुनने के पश्चात ही बटन दबाएं।
पर्चे और आ रही है क्या? पर्चे आ रही है कि वेट करें? नहीं, अभी मंत्री जी आप बैठ जाइए, परिणाम भी सुन लिए। परिणाम आता है ना। माननीय सदस्य, परिणाम सुनो अपने अपने। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 293, विपक्ष में 82। मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। भी खोल दी जाए।